क्या कहना है इस पर आपका? क्या हुआ? आज कट ऑफ भी आ गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आपका क्या क्या कहना है इस पर? अरे कट ऑफ भैया अभी पहली कट ऑफ आई है, आप लोग हड़बड़ाओ मत। हमने उसमें जो कट ऑफ भेजी थी वो फाइनल कट ऑफ भेजी थी, पहली कट ऑफ नहीं भेजी थी। जितना हमने बताया है उतना ही नंबर कट ऑफ जाएगी, दैट्स फाइनल। ठीक है, घबराओ मत। हम जो जैसा कि जनरल का 167 ही दिया है, वो जाएगा उतना ही। अरे भैया हमने जो प्रेडिक्ट कर दिया काम खत्म, वो उसमें फिर दिमाग नहीं लगाया जाता। बहुत एक्सपीरियंस है वो। हम लोग का भी हो ही जाएगा। सुनो सुनो, उम्र पे मत जाओ हमारे, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञान है। ठीक है, लग उम्र रहा है सर हम लोग का हो जाएगा। लग क्या रहा है? वही ज्वाइन किया जाएगा, डाउनलोड कर लिया है। हो ही जाएगा। नहीं नहीं, आराम से करो, कल करेंगे, क्योंकि आज एक्चुअली तुम लोग अभी फंक्शनिंग उसकी नहीं समझ पाओगे, वो समझाना पड़ेगा पहले। इसीलिए तो ग्रुप में ज्वाइन करते तो समझ में आ जाता। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, कल समझाएंगे उसको, क्योंकि अभी टाइम नाजायज वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए अलग से टाइम निकाल करके समझाएंगे, ठीक है? अभी क्लास करते हैं, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, उस ऐप को उतना समझना जरूरी नहीं है। रही ठीक दुबे? अच्छा यार, ये दाने वाने निकल रहे हैं, कोई दवाई वाई कोई बताओ। ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे में जवानी आ रही है मुझे। पानी पीना चालू करिए सर, क्या? पानी पीना चालू करिए, पानी पीना। अरे भैया 5 लीटर पानी कम से कम डेली पीता हूँ, वो बड़ा वाला घड़ा देखे हो? नहीं, आप पानी पीते हैं, लेकिन उसके साथ विटामिन सी का भी प्रयोग करिए। विटामिन सी का प्रयोग तो अगर हॉस्पिटल में कहीं फ्री मिलता हो तो ले आऊँ, वैसे नींबू बहुत महंगा भैया। नींबू नहीं कट्टा आम लाइए, वही पीस के चटनी पीजिए। अच्छा ठीक है, हो गया, मतलब ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसका कोई लोड नहीं है। कौन सी मेरी शादी होने जा रही है, ठीक है? और अब हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। अभी तक की क्लास में किसी को कुछ पूछना है? ये क्या आर्यन जी कुछ कह रहे हैं, देख लेता हूँ, 1 मिनट। कैंडिडेट बी लगाओ सर आप, कैंडिडेट बी, ये क्या होता है भैया? कैंडिडेट बी आर्यन? क्रीम होता है सर में लगाने के लिए, सर बोलते हैं। अरे भैया हम कोनो क्रीम व्रीम नहीं लगाते, इतना पैसा नहीं है क्रीम लगाने का। क्रीम लगा लेंगे तो एक सेकेंड, अगर क्रीम लगा लिया और ज़्यादा सुंदर हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे पूरे चेहरे पे लगा लेंगे, जहाँ पे आपके ये ऑयल पड़ जाएगा नाले तक वहाँ पे लगाएंगे। अरे यूनिवर्सिटी के लड़के ऐसे नहीं बोलते। नहीं यूनिवर्सिटी, नहीं होंगे। मैं बिहार में होता है सर, पकड़वा दिया। क्या होता है? अच्छा ठीक है, हो गया। आज एक सेकेंड, सब लोग एकदम अटेंटिव हो, अपना थम्स अप करो। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। अभी आपको कुछ देर पहले राजीव रंजन के द्वारा आपको एक लिंक भेजी गई है, राइट? सभी लोग वो वाला वेबएक्स ऐप इंस्टॉल कर लोगे। कौन सा ऐप इंस्टॉल करोगे ऋचा, बताओ? सर वेबएक्स इंस्टॉल करोगी, राइट? उसके बाद में क्या करोगी, उसमें चाहोगी तो लॉगिन कर लोगी, चाहोगी तो कोई जरूरत नहीं है, जो गेस्ट ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है? ठीक है। और कल के बाद, यानी कल हम आप लोगों को उसमें इनरोल कर देंगे। इनरोल करना इन द सेंस कि जिनका नाम हम उसमें लिख देंगे, सिर्फ उतने लोग ज्वाइन कर पाया करेंगे। वीडियो विजुअल नहीं है सारिका सेन, हाउ इज दिस पॉसिबल? कितने लोगों को मेरी वीडियो विजुअल नहीं है? एकदम क्लियर आ रही है सर। अच्छा ओके, फिर तो सही है। ऊपर है। हाँ क्लियर है सर वीडियो। हाँ, तो सारिका बाबू आप एक काम करो, आप पहले लीव करो मीटिंग को और फिर उसके बाद में ज्वाइन करो। बहुत बढ़िया किया आपने, लीव कर गई, ठीक है? तो सब लोग वेबएक्स ऐप इंस्टॉल करोगे। मेरे भैया की सिस्को कंपनी का ये ऐप है, ठीक है? मेरे भैया श्री प्रेम शंकर पांडे सिस्को कंपनी में इंजीनियर हैं, उनकी कंपनी का ये वेबएक्स ऐप है, ठीक है? और तब मुझे जा करके वो किसी तरह थोड़ा सस्ता मिला है, समझ रहे हो सब लोग? तो अगर हमने उसको खरीद लिया है भैया, तो आप लोग उसका क्या करोगे, लाभ उठाओगे।
ठीक है, जो भी वीडियो रहेगा, जो भी क्लासेस रहेंगी, उनको कई बार देखा करोगे आप लोग, ठीक है। सब लोग इस चीज को समझ पा रहे हो? थम्स अप करो अगर समझ पा रहे हो तो। अपने यार दोस्तों को, अपने हित मित्र को, सबको शेयर करते रहोगे, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे हम, ठीक है। खूब शेयर करना सबको, बट नोट्स शेयर मत कर देना किसी के साथ, समझ रहे हो? नोट्स सिर्फ आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। अगर वो शेयर कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा नोट्स देख करके लोग एकदम फिदा हो जाएंगे कि चलो अब इन्हीं से पढ़ेंगे, किसी और से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? नोट्स शेयर नहीं करना है, क्योंकि बेटा नोट्स शेयर कर दिए तो आपका कंपटीशन डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। समझ रही हो ऋचा? यस सर। हाँ, तुमने नोट शेयर किया किसी को? किसी को भी नहीं। पक्का ना? पक्का सर। हाँ, फिर ठीक है। और खुद पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ रही हूँ सर। हाँ, कौशिकी इंटरनेट चल रहा है बढ़िया से? यस सर, चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया एकदम। सांभवी, जाग रही हो सो रही हो? नहीं सर, जाग रही। बहुत बढ़िया। सोनाक्षी कश्यप, ठीक हो आप? हाँ सर। बहुत बढ़िया। धीरज पाठक, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नया क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज कन्फेशन, राइट। कन्फेशन भी एक एडमिशन का ही रूप होता है। सबसे पहले ये चीज़ सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कन्फेशन कोई अगर पूछे कौशिकी तो क्या बताओगी? कन्फेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एडमिशन। कन्फेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ क्या? एडमिशन, एडमिशन। ठीक है। अब वो एडमिशन क्या होगा? एडमिशन जो होता है, जो सिंपल एडमिशन सिंप्लिसिटर होता है, एडमिशन सिंप्लिसिटर को किसी के भी सामने किया जा सकता है। मैं आपके सामने एडमिशन करूं, आप मेरे सामने एडमिशन करो, हम किसी के भी सामने एडमिशन करें तो वो एडमिशन है, राइट। लेकिन हम जो कन्फेशन जो एडमिशन होता है, मतलब कन्फेशन वाला जो एडमिशन होता है, उसको हम बेटा सबके सामने नहीं कर सकते। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर लगाई गई हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट में खुद लगा दी गई हैं। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही सबको? और वो आज हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में किस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, और इनकी रेस्ट्रिक्शन, अगर इनमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अगर हट जाएं तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन क्या होगी और क्या नहीं होगी। इज इट ओके मुस्कान? जी सर, जी सर। तो तैयार हो पढ़ने के लिए? जी सर, तैयार हो गए। बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हो? तो हम देखो, सबसे पहले 1 मिनट सभी लोग रुक जाइए, मैं रोटी का पेमेंट कर देता हूं, ठीक है? 1 मिनट रुक जा भाई तुषार, मैं पेमेंट कर दूं तब जा। कल नहीं किए थे? कल कहाँ किया? नहीं, आप बोले थे ना बाद में करेंगे। बाद में करेंगे बोला था, बट भूल गया था ना मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ खड़े रहो, नहीं भूल जाऊंगा फिर। कल का 30 रुपये हुआ ना? हो गया। I'm so sorry, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्फेशन। सबसे पहले बहुत ध्यान से सब लोग इधर की तरफ देखो, मैं ये वाली लाइट बंद कर दे रहा हूं, राइट? ये ज्यादा चमक तो नहीं रहा किसी को? ठीक है। दिख रहा है ना? ये दिख रहा है, चमक तो नहीं रहा है ना किसी को? बेटा जो एडमिशन वाला पार्ट हमने पढ़ा था, एडमिशन सेक्शन 17 और सेक्शन 15 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बात थी वो क्या थी? एडमिशन इज एन स्टेटमेंट। क्या है? पहले एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। और कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है। ध्यान से सुनना, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को भी कंफ्यूजन बाबू इसमें नहीं होना चाहिए। पहली चीज मैं बोल रहा हूं कि एडमिशन क्या था? एडमिशन एक स्टेटमेंट था। वो चाहे किसी भी फॉर्म में रहा हो, चाहे वो ओरल रहा हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहा हो। यही बताया था कि नहीं बताया था? मुस्कान बताओ। जी सर। यही बताया था ना? तो इसका मतलब जो एडमिशन है वो क्या है? स्टेटमेंट है। इसका मतलब एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट है सर। स्टेटमेंट है। और मैं अब बोल रहा हूं कि कन्फेशन इज एडमिशन। कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। कन्फेशन इज एन admission of guilt by the offender directly। ध्यान से सुनो, ये डिफिनीशन कहीं लिखी हुई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो समझो बात को कि कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ क्या? किस चीज का एडमिशन? ऑफ गिल्ट, कि मैंने ये गलत काम किया है। तो इस चीज को अगर कोई एडमिट करता है बाबू, तो क्या कहलाएगा वो? एडमिशन कहलाएगा, सॉरी कन्फेशन कहलाएगा। राइट? समझ आ रही बात? ये बात समझ आ रही है? रिचा बताओ, समझ में आए बात? हाँ सर। क्या समझ में आता? सबसे पहली बात कि एडमिशन जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है और कन्फेशन जो है वो एक एडमिशन है। तो एडमिशन क्या चीज का? गिल्ट का एडमिशन बाय द ऑफेंडर डायरेक्टली। बिल्कुल। अब बेटा ये गिल्ट क्या होता है? मतलब कि इसका मतलब गिल्ट, और गिल्ट किस उसमें होता है? सिविल केसेस में गिल्ट नहीं होता, सिर्फ क्रिमिनल केसेस में गिल्ट होता है। इज इट ओके? इसका मतलब ये कन्फेशन सिर्फ बेटा कहां पे किया जा सकता है? सिर्फ क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन किया जा सकता है। ये क्लियर हो गई इतनी बात? मतलब कि ये जो कन्फेशन करता है वो कौन करता है? या तो ऑफेंडर करता है, या तो उसको हम अक्यूज्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्यूज्ड करता है। कौन करता है? रिचा बताओ, कौन करता है कन्फेशन? अक्यूज्ड, ऑफेंडर। अक्यूज और ऑफेंडर। ऑफेंडर मतलब होता है जो ऑफेंस कमिट करे उसे ऑफेंडर कहते हैं। जो ऑफेंस कमिट करे उसे क्या कहेंगे? ऑफेंडर कहेंगे। और जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया जाए कि तुमने ऑफेंस कमिट किया है, उसे क्या कहेंगे? बताओ। उसे बेटा अक्यूज्ड कहेंगे। जिसके ऊपर एक्यूजेशन, एलिगेशन लगाई जाए कि तुमने ये गलत काम, ये ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या कहलाएगा वो? अक्यूज्ड कहलाएगा। इज इट ओके? सबको ये बात क्लियर है? थम्स अप करो सब लोग। एक सेकंड, सब लोग एक मिनट रुके रहो, मैं इसको थोड़ा कैमरे को ऊपर रख देता हूं। ठीक है? रख दूं? ये बताओ, बोर्ड दिख रहा है सबको अच्छे से? ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको अच्छे से?
हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट एडमिशन है, मतलब एडमिशन एक स्टेटमेंट है, और कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एक एडमिशन है। और एडमिशन किस चीज का एडमिशन है, वो किसी गिल्ट का एडमिशन है। समझ रहे हो ना सब लोग। तो अगर कभी भी आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कन्फेशन को बेटा डिफाइन करो, और कहाँ पे डिफाइंड है कन्फेशन, कहाँ पे डिफाइंड है कन्फेशन, तो पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर डिफाइंड नहीं है कन्फेशन। क्या आंसर करोगी संभवी, एडमिशन कहाँ डिफाइंड है? बहुत बढ़िया, इट इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या कहते हैं कन्फेशन क्या है? वो बेटा ऐसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि नहीं है। अगर किसी स्टेटमेंट के द्वारा हम डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा वो? मुस्कान क्या हो जाएगा बताओ? सर कन्फेशन हो जाएगा सर। कन्फेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम अगर वेन डायग्राम से इसको समझे, वेन डायग्राम बना लेना सब लोग अपने उसमें, वेन डायग्राम से समझे अगर, तो कन्फेशन एक छोटा गोला है, कन्फेशन है ये, एडमिशन इसका बड़ा गोला है, ये एडमिशन है, और जो स्टेटमेंट है वो सबसे बड़ा गोला है। दिख रहा है सबको? ये वेन डायग्राम दिख रहा है सबको? रुक जाओ, स्क्रीन बड़ी करके देखने दो मुझे। हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। क्या मैंने बोला कि स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन है, मतलब कि ऑल एडमिशंस आर स्टेटमेंट, ऑल एडमिशंस आर स्टेटमेंट। और दूसरी चीज क्या, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन। ये बात समझ में आ रही सबको? बेटा मुस्कान आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आपको अगर समझ आ गई तो पूरे क्लास को समझ आ गई। आई कि नहीं आई? जी सर समझ आ गया सर। तो बताओ क्या समझ में आया? कि सर कि ऑल एडमिशन आर स्टेटमेंट, और जो कन्फेशन होता है वो एडमिशन ही होता है। बट वो एडमिशन किस फॉर्म में होता है? एडमिशन इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट फॉर्म में होता है, ऑफेंडर या अक्यूज्ड के द्वारा होता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये जो कन्फेशन है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ किस केसेस, कौन से केसेस में हो सकता है? क्रिमिनल केसेस में हो सकता है। क्योंकि कोई ऑफेंस कमिट करना क्या होता है? अपराध होता है। और अपराध को कहां पे डील किया जाता है? क्रिमिनल लॉ में डील किया जाता है। इसका मतलब कैसा केस बनेगा? क्रिमिनल सर, क्रिमिनल केस बनेगा। और क्रिमिनल केस में क्या किया जाएगा? कन्फेशन किया जाएगा। और ये गोला वाला बना लिया हमने, थम्स अप करो जितने लोगों ने बना लिया हो। तो बहुत बढ़िया बना लिया। तो अब क्या करते हैं, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर कन्फेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया हो, तो हम आगे आप प्रोविजन के तरफ बढ़ते हैं। लेमैन लैंग्वेज में, मतलब अगर कॉमन मैन आपसे पूछे तो उसे समझा ले जाओगे ना आप लोग? कौन समझा लेगा? सिर्फ 2 लोग समझा पाएंगे, और लोग नहीं समझा पाओगे। बिल्कुल, आप सब लोग समझा लोगे। और ये बना के रखना हमेशा, कोई पूछे कि क्या कन्फेशन एक एडमिशन, हाँ मुस्कान बोलो, हैंड रेज की हो तुम। सर सारे ही कन्फेशन एडमिशन होंगे? ऑब्वियसली ये बनना, इसका मतलब क्या है? कन्फेशन सर। नहीं, इस गोले का मतलब है ये गोला, यानी छोटा गोला है, बड़े गोले मतलब कि एडमिशन के अंतर्गत आता है, एडमिशन के अंदर आता है कन्फेशन। इसका मतलब सबका सब कन्फेशन एडमिशन तो होगा, लेकिन सबका सब एडमिशन कन्फेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, ये लिखूंगा ना मुस्कान? जी सर। ये लिखूंगा ना?
जी सर, जी सर। अगला स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? बट All admission is not confessed. all admissions are not confession. अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने ये पूरी लाइन क्यों लिख दी? वाइस वर्सा लिख सकता था मैं ना, वाइस वर्सा लिख सकता था, लेकिन बेटा हमारे इस क्लास में अभी वाइस वर्सा मैं लिख देता तो वाइस वर्सा वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता, समझ रहे हो? इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है? मुस्कान बाबू आपको समझ में आ गया? जी सर, ये तो समझ में आ गया, बट जो अभी आपने बोला वो है क्या था? अरे जो अभी आपने बोला, मैं इसीलिए नहीं लिखा था। अच्छा मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में है मतलब ना सर? इसको short form- वाइस वर्सा का मतलब होता है कि एक चीज दूसरी है, मतलब कन्फेशन तो एडमिशन है और इसके बाद में अगर लिख दूं वाइस वर्सा, इसका मतलब उल्टा सही नहीं है, मतलब कि सभी एडमिशन कभी कन्फेशन नहीं होंगे। जी सर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा जी। तो मतलब मैं अगर कहूं कि सभी मुस्कान नाम की लड़कियां होशियार होती हैं, अगर मैं ये बात बोलूं कि सभी मुस्कान नाम की लड़कियां होशियार होती हैं, ये मैंने बोला, जी ठीक है? तो इसका जी, जी। और फिर क्या होता है? सभी होशियार लड़कियां होती हैं, हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? नहीं होगा सारे। नहीं होगा, क्योंकि होशियार लड़के भी हो सकते हैं, जैसे धीरज होशियार है, आर्यन होशियार है, अमित होशियार है, समझ रही हो? समझ गया सर। हाँ, और लड़कियों में से कौन होशियार है? मुस्कान होशियार है, और सब क्या है? कोई होशियार नहीं है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब बहुत होशियार है सर। हाँ, नहीं तो सब बहुत होशियार है ना, तुम सिर्फ होशियार हो। हाँ, उनके कंपैरिजन तो अभी फिर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम पहुंच जाते हैं अपने प्रोविजन पर। प्रोविजन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24। ये इरेज करने वाला कहाँ चला गया भाई? मैं इसे इरेज कर दूं? बहुत बढ़िया। अब क्या कहते हैं, ऋचा रॉय पढ़ो जरा सेक्शन 24 का वो पहला वो पढ़ो, क्या कहते हैं उसे, मार्जिनल नोट पढ़ो। जी सर। Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. देखो कन्फेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। सेक्शन 24 में कन्फेशन क्या है? जैसे बना रहा हूं ऐसे ही बनाना, कोई अपना दिमाग लगा दोगे तो दिमाग खींच लिया जाएगा सबका, ठीक है? सेक्शन 24 में कन्फेशन दिया जाना है तो दिया गया कन्फेशन कैसा होगा? इररिलेवेंट होगा। आपसे पूछेगा सेक्शन 24 में और सेक्शन 25 के कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, तो सेक्शन 24 का जो कन्फेशन है वो इररिलेवेंट है और सेक्शन 25 का कन्फेशन जो है वो नीड नॉट बी प्रूव्ड है। पढ़ो उसके सेक्शन 25 का मार्जिनल नोट पढ़ो ऋचा। जी सर। पढ़ो। Confession to police officer not to be proved. not to be proved, मतलब अगर मैं अभी सेक्शन 24 से इसे रिप्लेस करूं और यहाँ पे कन्वर्ट तो इसमें लिखूंगा not to be proved। क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा आपसे कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन फिर क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा इररिलेवेंट, इनएडमिसिबल, कि नॉट टू बी प्रूव्ड, कि नन ऑफ द अबव। तो आप लोग क्या मार्क करके चले आओगे? आप मार्क करके चले आओगे इनएडमिसिबल, और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या मार्क करना है? नॉट टू बी प्रूव्ड। आई बात समझ? थम्स अप करो सब लोग। किसी के भी दिमाग में कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर,
फिर ऑप्शन होगा इररिलेवेंट, इनएडमिसिबल, नॉट टू बी प्रूव्ड, नन ऑफ द अबव। तो क्या मार्क करोगे आर्यन, क्या मार्क करोगे? सर नॉट टू बी प्रूव्ड। नॉट टू बी प्रूव्ड मार्क करोगे। इनएडमिसिबल तो वो है, लेकिन उसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? नॉट टू बी प्रूव्ड है। समझ रहे हो सब लोग? जहां पे इनएडमिसिबल और नॉट टू बी प्रूव्ड दोनों ऑप्शन में होगा तो नॉट टू बी प्रूव्ड को सेलेक्ट करेंगे। समझ रही हो ऋचा? सब लोग थम्स अप करो जितने लोग ये बात समझ रहे हो। अब देखो कन्फेशन मैंने एक सेक्शन 24 में पढ़ा रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सेक्शन 24 पढ़ा रहा हूं, ये दिख रहा है ना सबको? मैं लिखा सेक्शन 24 में जो दिया गया कन्फेशन है वो इररिलेवेंट होगा। अब ये कन्फेशन कैसे किस परिस्थिति में दिया गया हो, कैसे और किस परिस्थिति में दिया गया हो, तो लिखो ऐसे ऐसे बनाओ कन्फेशन ड्यू टू मतलब होता है कन्फेशन को इंड्यूस करने का जो रीजन है वो क्या है। कन्फेशन को बेटा इंड्यूस करने का रीजन क्या है? वो चीज अगर उपलब्ध होगी तो कन्फेशन क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। इररिलेवेंट कैसा? इररिलेवेंट। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी चीज? इंड्यूसमेंट, ये जो कन्फेशन हो कैसे कॉज किया गया हो? धीरज पाठक बताओ। सर इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से और प्रॉमिस से। हाँ, चाहे वो इंड्यूसमेंट से कॉज किया गया हो, चाहे थ्रेट से, चाहे प्रॉमिस से कॉज किया गया हो। तो बेटा जब कोई चीज, कोई एडमिशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से कॉज की जाएगी तो क्या हो जाएगी? इररिलेवेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? धीरज बताओ। इररिलेवेंट हो जाएगी सर। हाँ, लेकिन भैया ये बताओ कि तुमने मेरे सिर पे बंदूक रख दिया और तुमने मुझसे कहा कि कन्फेशन कर दो पांडे, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें, और मैंने कन्फेशन कर दिया, तो क्या ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस सेक्शन 24 के परव्यू में आएगा कि नहीं आएगा? सर ये थ्रेट के अंदर आएगा, ये इंस्टेंट है। ठीक, और ये दूसरी चीज आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने मुझसे कहा कि ये काम कर दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं जहर खा लूंगा या सुसाइड कर लूंगा। अब भैया मैं क्या किया? मैं डर गया और मैंने कन्फेशन कर दिया। ये किसमें आएगा? ध्यान से सुनो सब लोग। ये सब चीज यानी कि किसी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा किया गया थ्रेट, किसी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा दिया गया इंड्यूसमेंट, किसी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा किए गए प्रॉमिस का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि अगर आप मेरे सिर पे बंदूक रखोगे और मैं कन्फेशन कर दूंगा तो वो इररिलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 24 में। तो फिर आती है बात कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? तो लिखो ऐसे, सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? गिवन बाय पर्सन इन अथॉरिटी। ये दिख रहा है सबको? सच इंड्यूसमेंट मतलब बाबू कि ये जो इंड्यूसमेंट, ये जो थ्रेट, ये जो प्रॉमिस हो रहा है, ये हमारे करने से, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाना चाहिए थ्रेट और इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस? किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास क्या हो?
अथॉरिटी हो, जिसके पास क्या हो, अथॉरिटी हो, गिवन बाय पर्सन इन अथॉरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना तक समझ में आ गया सबको? अब ये जगह ही छोटा पड़ गया, ये जगह ही छोटा पड़ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा। रुक जा, स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ। ये नहीं दिख रहा है सबको, और ये दिख, हाँ नहीं दिख रहा है, एक सेकंड अभी दिख गया सबको। ये दिख गया है ना, सबने लिख लिया कि सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू बी गिवन बाय किसके द्वारा, पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा। मतलब मेरे देने से आपके देने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं होगा, वो इंड्यूसमेंट, वो थ्रेट, वो प्रॉमिस किसके द्वारा कॉज किया जाना चाहिए, पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा कॉज किया जाना चाहिए। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आप देखो, ये जो इंड्यूसमेंट कॉज किया जा रहा है, ये जो थ्रेट दिया जा रहा है, ये जो बेटा प्रॉमिस की जा रही है, ये ऑर्डिनरी थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट से कुछ नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए उसको, उस इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस को कैसा होना चाहिए, इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, फिर ऐसे इसे स्लाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग किधर लिखोगे, आप लोग उधर की तरफ लिखोगे, आप लोग उधर की तरफ लिखोगे, लेकिन मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं। इज इट ओके? सबको क्लियर है वाली बात, किधर लिखना है उसको? बहुत बढ़िया, मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन आपको उधर ही लिखना है। मतलब पहला पॉइंट ये रहेगा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट इधर, चौथा पॉइंट उधर, लेकिन मेरे पास जगह कम है, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं। ठीक है? क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये जो बेटा इंड्यूसमेंट है, ये जो थ्रेट है, ये जो प्रॉमिस है, एक किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, दिस, इसको मैं आई, इसको मैं टी, इसको पी लिख दे रहा हूं। दिस ITP, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस, दिस इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस किसके द्वारा दी जानी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में दी जानी चाहिए, स्पेसिफिकली किसके रिस्पेक्ट में, स्पेसिफिकली किसके रेस्पेक्ट में धीरज, इन रेस्पेक्ट ऑफ, स्पेसिफिकली इन द रेस्पेक्ट ऑफ, स्पेसिफिकली इन द रेस्पेक्ट ऑफ, समझ रहे हो ना सब लोग? स्पेसिफिकली इन द रेस्पेक्ट ऑफ क्या, चार्ज, इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, चार्ज, charge against the accused, बेटा जो ये इंड्यूसमेंट है, जो ये इंड्यूसमेंट है, जो ये इंड्यूसमेंट है, जो ये थ्रेट है, जो ये प्रॉमिस है, किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा दिया जाना चाहिए, पहली चीज। नंबर टू, वो ये जो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है, जो इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है, वो किसके रिगार्ड में होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मतलब ऐसे ज्योतियों से काम नहीं चलेगा, वो जो इंड्यूसमेंट हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, वो किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, संभवी किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, चार्ज के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ये नहीं, जैसे मान लो कि तुम मर्डर के केस में संभवी तुमको पकड़ा गया और तुमसे कहा, तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, बंदूक रख करके कहा गया कि तुम बेटा वो दे दो, कन्फेशन दे दो कि तुमने चोरी की है। चार्ज तुम्हारे ऊपर किस चीज का है, बोलो संभवी, किसका है? आपके ऊपर चार्ज लगाया गया, मतलब आपको एज ए एक्यूज्ड बना करके मर्डर का आपको पुलिस स्टेशन पर लाया गया, और फिर उसके बाद में आपको, आपके ऊपर बंदूक रखी गई और आपसे कहा गया कि आप एक कन्फेशन करो कि आपने चोरी की है।
तो आपने कह दिया कि आप सुनो, आप एकदम कूद कूद के कहीं अरे हाँ भाई मैं ही चोर हूँ, मैं सबसे बड़ी चोर हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा, वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा इस उसमें कि नहीं होगा? होगा। अरे बाबू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चार्ज आपके ऊपर मर्डर का है, और ये कन्फेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रही हो? आप चोरी के रेस्पेक्ट में कर रही हो, जो उसकी चार्ज ही नहीं लगा आप पे। तो रिलेवेंट होगा ना? एक सेकेंड, मतलब हाँ बिल्कुल वो रिलेवेंट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार फिर से। मतलब है आपके ऊपर क्या लगा है? चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। जो चार्ज आपके ऊपर मर्डर लगा है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं आपसे कन्फेशन नहीं ले रहा हूँ, किसी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो सेक्शन 24 के परव्यू में नहीं आएगा, मतलब वो रेलेवेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हूँ सांबवी, आई बात समझ? लेकिन अब क्या होगा? वो चार्ज आपके ऊपर क्या लगाया गया? मर्डर का चार्ज लगाया गया है, और आपसे कहा गया कि ये एडमिट कर लो, ये कन्फेशन कर लो कि हाँ आपसे वो व्यक्ति मर तो गया है, लेकिन आपने मर्डर नहीं, आपके द्वारा कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। क्या हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड। अब क्या हुआ? मर्डर से बेटा, मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड छोटा है ना, कम सजा मिलेगी ना, तो आपने क्या किया? ये चार्ज के रेस्पेक्ट में कन्फेशन करके आपको क्या मिल रहा है? आपको इसका लालच दिखा के, चार्ज का लालच दिखा करके इंड्यूसमेंट किया गया, और आपने कूद करके क्या कर लिया? एडमिशन कर लिया। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये इररिलेवेंट हो जाएगा। हाँ, इररिलेवेंट। ये बात समझ में आ रही है? हर्षिता आपने हैंड रेज किया था, पूछो क्या पूछ रहा है? यस सर, फिर समझ आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखूंगा? अगला पॉइंट लिखूंगा, जो कि जगह नहीं है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं पहले से। अगला पॉइंट उधर की तरफ ही आप लोग लिखोगे। बहुत ध्यान से सुनो, अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा तो अभी बाद में। पहले चार्ट बनाओ। चार्ट में बेटा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि जो ये अक्यूज्ड होना चाहिए, अक्यूज्ड मस्ट बी अंडर द बिलीफ दैट, क्या होना चाहिए? अक्यूज्ड मस्ट बी अंडर द बिलीफ दैट, मतलब कि ये जो अक्यूज होना चाहिए वो उसको ये बिलीफ हो जाना चाहिए कि अगर वो कन्फेशन बेटा कर लिया, तो क्या होगा उसको? ही विल गेन, क्या करेगा? क्या गेन करेगा वो? ही विल गेन, क्या गेन करेगा? एनी एडवांटेज or avoid evil of कैसा नेचर का? टेम्पोरल नेचर। क्या करेगा वो? क्या होगा कि अगर वो अक्यूज के दिमाग में बेटा ये आ गया, क्या आ गया कि वो अगर ये वाला कन्फेशन कर लिया तो उसको क्या मिल जाएगा? He will gain any advantage or avoid evil of temporal nature, ठीक है? In reference to that, अब ये जो इनको ये सब मिल रहा है, ये किसके उसमें मिलना चाहिए? किसके रेफरेंस में मिलना चाहिए? In reference to that, in reference to the, कैसे? In reference to the criminal proceeding against him, in reference to the criminal ये बात समझ में आ गई सबको? लिख लिया सबने? हैंड रेज करो अगर लिख लिया हो सबने तो। थम्स अप नहीं, इस बार हैंड रेज करना है। अगेंस्ट हिम है सर।
हाँ अगेंस्ट हिम मतलब अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड को मिल जाएगा। अक्यूज्ड के जो खिलाफ चल रहा है क्या, अगेंस्ट हिम मतलब अक्यूज्ड के खिलाफ जो चार्ज लग रहा है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें इसको फायदा होगा। आगे बात समझ संभवी? हाँ सर, वो ब्लडी था इसलिए। अच्छा बहुत बढ़िया। हैंड डाउन कोई मत करना, जितने लोग लिख लिए हो हैंड रेज करो। और सिर्फ 21, 22, सिर्फ 25 लोग अभी किए हैं, और लोग कहाँ चले गए भैया? कितना देर में लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ 27 लोग लिखे हो, और लोग सो गए क्या? भैया 3-4 लोग और हो, वो काहे नहीं लिख रहे हो? लिखो और हैंड रेज करो, फिर आगे की मैं कहानी बताता हूं। श्रद्धा द्विवेदी, श्रद्धा द्विवेदी माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए, टाइप मत कीजिए, माइक ऑन कीजिए। श्रद्धा द्विवेदी आपका माइक खराब हो गया है क्या? क्या आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है? आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है माइक ऑन करने के लिए। मुस्कान ये बताओ कि ये सेक्शन समझ आ गया, अभी नहीं आया? जी सर, आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब अभी नहीं आया, अभी तो मैं पूरा समझाया ही नहीं हूँ, अब मैं समझाने जा रहा हूँ अच्छे से। अभी तो मैं खाली सेक्शन वन लिखा हूँ तोड़ के, ठीक है? हाँ, और ये सेक्शन 24 और सेक्शन 22 ऑफ BSA, ये भी लिख लो सब लोग। ये सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन सेक्शन 22 BSA, समझ रहे हो सब लोग? ये लिख लो, बहुत जरूरी है। सारिका सेन यादव, सारिका आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया। और श्रद्धा द्विवेदी जी, आप माइक काहे नहीं ऑन कर रही हैं? आप गुस्सा हो गई हैं क्या, या आपका माइक ऑन नहीं कर रहा है, या बोलने का मन नहीं कर रहा है इतने टाइम? दिस इज नॉट द वे टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास, राइट श्रद्धा द्विवेदी? आपको माइक ऑन करना चाहिए और आपको बोलना चाहिए, ठीक है? इससे आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती है। जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती है। अगर आप नहीं करना चाहती हैं दैट वेल एंड गुड, ऑफेंड मत हो जाइएगा, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल ले लेकर के आपको समझाता हूँ। ये मैं इरेज कर दे रहा। देखो ये एक बार संभवी तुम बोलो, मैंने क्या समझाया अभी तक? संभवी तुम बोलो, क्या समझाया अभी तक हमने? सेक्शन 24 के बारे में आपने बताया, इसमें आपने बोला कि कन्फेशन जो है एडमिशन है, कन्फेशन में एडमिशन तो बात है, तो सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं। और फिर आपने बताया कि कन्फेशन सेक्शन 24 में इररिलेवेंट है, सेक्शन 22 और 24 इररिलेवेंट है, और कन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस के दिलवाया जाता है तो वो इररिलेवेंट होगा। और दूसरा पॉइंट था कि अगर ऐसा इंड्यूसमेंट
थ्रेट और प्रॉमिस ऐसी अथॉरिटी जो अथॉरिटी अगर किसी के पास रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को दिया जाता है तभी वो इरेलेवेंट होगा। अगर कोई ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन को दिया जाएगा तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। और फिर था कि जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस है वो स्पेसिफिकली उस पर्सन के रिस्पेक्ट पे होगा जिस पे चार्ज लगा हुआ है। और फिर एक और पॉइंट है बताइए, accused must be under the belief that he will gain any advantage or avoid harm। उसके पास ऐसा करने से ये एडवांटेज आ सकता है, एडवांटेज हो सकता है, कुछ मिल सकता है, उसकी पनिशमेंट कम हो सकती है और उसको एक बस 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 बहुत बढ़िया, ऐसे सब लोग समझो सामूहिक की तरह से। अब मैंने एक बात बोला कि इन रेफरेंस टू दी चार्ज अगेंस्ट दी अक्यूज्ड, मान लीजिए कि किसका नाम, रुक जाओ, उमा जायसवाल का नाम लेता हूं। उमा जायसवाल जी ने शिवांगी सोनकर जी से कहा, क्या कहा उमा ने किससे कहा, शिवांगी से कहा, क्या कहा कि मेक कन्फेशन, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना। उमा जायसवाल ने किससे कहा, शिवांगी सोनकर से कहा कि मेक कन्फेशन, आई विल गिव यू 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, उमा ने शिवांगी से क्या कहा कि तुम बेटा कन्फेशन कर दो, मैं तुमको कितना रुपया दूंगी, 10 करोड़ रुपया दूंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? अब शिवांगी के मन में आ गया लालच कि सिर्फ कन्फेशन का मिल रहा है तब पैसा, और उन्होंने दौड़ के क्या करी, वो दौड़ी और एकदम दौड़ते गई और क्या कर दिया इन्होंने, उमा के सामने कन्फेशन कर दिया। क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया। शिवांगी मेड कन्फेशन, शिवांगी ने बेटा क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया। यहाँ पे ये क्या है, ऋचा बताओ ये क्या है, ये सेंटेंस मतलब क्या है इसका, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? ऋचा रॉय दिख नहीं रहा है क्या? सर थोड़ा सा मोबाइल इधर से कर लीजिए ना। अभी दिखा? हाँ ठीक है जी सर। शिवांगी ने कन्फेस किया है कि आई विल गिव यू 10 करोड़ रुपीस। उमा ने शिवांगी को कहा है, उमा ये बात बोल रही है, ये वाली बात कौन बोल रहा है, शिवांगी, उमा बोल रही है। उमा बोल रही है कि कन्फेशन कर दो शिवांगी, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रॉमिस है। क्या है, प्रॉमिस है। और अपना जो बेटा सेक्शन है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो इंड्यूसमेंट हो, या तो थ्रेट हो, या तो ऋषा क्या हो, प्रॉमिस हो। और इस वाले सेंटेंस में क्या है, प्रॉमिस है। तो बेटा ये बताओ कि अगर शिवांगी ने कन्फेशन कर दिया तो ये वाला कन्फेशन क्या होगा, रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, रेलेवेंट होगा कि इररेलेवेंट होगा? आयरन चौरसिया बताओ। इररिलेवेंट होगा सर, इररिलेवेंट। क्या होगा, इररिलेवेंट होगा सर। चलो इररिलेवेंट, वाह क्या बात है। कोई और बताना चाहेगा, कोई कुछ अलग बताना चाहेगा?
धीरज पाठक बताओ क्या होगा, ये वाला कन्फेशन इनके द्वारा किया गया तो कैसा होगा, रेलेवेंट होगा कि इररेलेवेंट होगा? सर इररेलेवेंट होगा क्योंकि पर्सन ऑथोरिटी वर्कर सर इररेलेवेंट होगा। इररेलेवेंट राइट? जी सर। कोई और? कोई और? सर यहाँ पे उमा अथॉरिटी है उसके पास, क्योंकि इसमें तो इसी कंडीशन थी सर, गिवन बाय पर्सन एंड अथॉरिटी। बेटा वही बात तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि इररेलेवेंट, वो किस दुनिया में सोए हुए हैं? वो किस दुनिया में सोए हुए हैं? मैंने कहीं एक बार भी बोला कि उमा के पास कोई अथॉरिटी है? बोला? तो क्यों कह रहे हो कि ये इररेलेवेंट है? ये रेलेवेंट है। जब तक अपनी तरफ से कोई बात ना बता दी जाए तब तक क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। और क्या है ये? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्या है ये? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है? क्या नाम उसका? अरे छोटी बच्ची का क्या नाम है अपने क्लास में, मैं नाम भूल गया। मुस्कान। हाँ मुस्कान बताओ, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होगा? सर कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कि जो भी चीज अगर किसी और थर्ड पर्सन को जितनी बात कही जाएगी वो रिलेवेंट होगी। अरे मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ बाबू कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है? कल हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन बताया था कि नहीं बताया था? जी सर आपने बताया था। तो तुम्हें काहे नहीं पता है आज? बताया तो आपने। पढ़ती वढ़ती नहीं हो, सिर्फ बताया था। कन्फेशन मेड टू अदर पर्सन देन द कोर्ट, मतलब कोर्ट या मजिस्ट्रेट या जज के अलावा किसी और को अगर हम कन्फेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। ठीक है? Who are not in the authority? नहीं जी शाश्वत जी, मेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। नहीं जी ऐसा नहीं है शाश्वत जी। शाश्वत जी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन अदर देन पर्सन होल्डिंग द जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी कौन कौन होल्ड कर सकता है? जज होल्ड कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट होल्ड कर सकता है, राइट? समझ रहे हो शाश्वत भैया? तो कोई भी पर्सन अगर मुझको मान लो लॉ ऑथराइज कर दे कि मैं कन्फेशन, तो मैं सर हाँ बोलो सर फिर से बता दीजिए, जो मैंने लिखा क्या गलत है क्या? बिल्कुल आपने लिखा कि मेड टू दोज पर। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो ना कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है ना? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसको, हाँ पर्सन जो जिसको कहा जाता है बेटा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि कन्फेशन मेड टू अदर पर्सन देन द कोर्ट। अब कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? कोर्ट सेक्शन किस में डिफाइंड है? आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइंड है कोर्ट? बट सर आई हैव रेड एनीवेयर, उसमें लिखा था कि कोर्ट या मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी को अथॉराइज कर दे। कोर्ट भी अथॉराइज कर सकती है सर। कोर्ट अथॉराइज नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना सर वो। तो जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो खुद में जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। जुडिशियल ऑफिसर मतलब जज। अगर तुम बनोगे, जज को डिफाइन किया गया है, कोर्ट को डिफाइन किया गया है किसमें? सेक्शन 20 में जाकर के पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है ये सब बात। समझ रहे हो शाश्वत भैया? तो ये जो आपने लिखा कि मेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, हु आर नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ, सिर्फ इतना ही नहीं, हु आर नॉट कोर्ट, हु आर नॉट कोर्ट, आर नॉट होल्डिंग द जुडिशियल पोजीशन, आर नॉट होल्डिंग द जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है? सर ये सुटेबल वर्ड होगा अदर देन द कोर्ट, यही होगा। हाँ बिल्कुल, अदर देन द कोर्ट, अदर देन द कोर्ट कह लो या अदर देन द जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
ये ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है। तो कोर्ट बोलना मतलब ज़्यादा, कोर्ट बोलना भी उचित है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बोलना उचित है, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब जिसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है उसके अलावा, मतलब जिसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं उसके सामने अगर आप कन्फेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। और अगर जिस पर्सन के पास जुडिशियल अथॉरिटी है उसके सामने कन्फेशन करते हो तो वो कैसा कन्फेशन हो जाएगा, जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? सबको ये वाली बात समझ आ गई है? तो अब मैंने ये बात तो इसमें बताई नहीं कि उमा के पास जुडिशियल अथॉरिटी है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्योंकि हम जुडिशियल अथॉरिटी को अपने आप से प्रिज्यूम नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पर्सन है, राइट। थम्स अप करो सब लोग, थम्स अप करो सब लोग, ये वाली बात समझ आ रही हो तो। और जैसे ये इसका मतलब इनके पास ये पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है, पर्सन इन अथॉरिटी ये क्या है, नहीं है। लेकिन ये चार्ज मतलब ये जो क्या इंड्यूसमेंट ये प्रॉमिस किया जा रहा है, ये इन रेफरेंस टू द चार्ज किया जा रहा है, लेकिन पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? थम्स अप करो सब लोग अगर समझ में आई हो तो, और ना समझ में आई हो तो हैंड रेज करो। जिसको जिसको ना समझ में आई हो हैंड रेज करे। जिसको ये वाली बात ना समझ में आई हो अभी हैंड रेज करो और पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ शिवांगी बोलो। सर एक बार इसको फिर से बता दीजिए कि किस तरह से उसको अथॉरिटी है या नहीं। ठीक ठीक, अगला कोई? रक्तिमा वो है। हेलो। हाँ, अरे एक सेकंड हर्षिता, रक्तिमा को बोलने दो पहले। रक्तिमा हाँ सर बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं अभी। हाँ कल्पना आप बोलिए, आपको क्या पूछना था? कल्पना बोलो। क्या रिपीट कर दीजिए। अच्छा ओके, सब लोग का रिपीट, ठीक है। हाँ शाश्वत जी आप बोलिए, आपका क्या कहना है? सर सीआरपीसी का जो 164 है, हाँ उसमें जो मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर की जाती है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो सर जब पावर को कन्फर करते हैं तो अथॉराइज्ड बाय लॉ ही तो करते हैं, क्योंकि उसके आगे सर लिखा हुआ है हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ, क्योंकि सर ये टर्म मैंने बुक में भी पढ़ा था। जैसे डिबेट हो गई। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर हमारी यूनिवर्सिटी में एक सर ने बताया था कि जरूरी नहीं होता कि अथॉराइज्ड बाय लॉ इज ए मोस्ट सुटेबल टर्म, इस पे सर बोला था उन्होंने, वही मुझे याद आ रहा। अथॉराइज्ड बाय लॉ इज मोस्ट सुटेबल टर्म उन्होंने बोला था, राइट? क्योंकि सर 164 में हम जब कन्फेशन को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं तो कोर्ट मजिस्ट्रेट की पावर किसी को कन्फर कर देती है। एक सेकंड शाश्वत जी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से याद कर लीजिए आज के बाद कि आप क्या याद रखोगे कि जुडिशियल अथॉरिटी जिसके पास होगी वो अगर उसके सामने कन्फेशन हो रहा है तो जुडिशियल कन्फेशन है, अगर जिसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है उसके सामने कन्फेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल है। ये कंपटीशन के लिए। और रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज के बेस पे आपका सही है, कंपटीशन में कभी वो नहीं पूछा जाएगा। सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करते हैं कन्फेशन। बिल्कुल करते हैं, तो वो भी तो ऑथराइज्ड बाय लॉ ही हुए सर। बट मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहा हूँ, समझो बात को आप, समझ रहे हो शाश्वत? ठीक है हाँ ठीक है। यहाँ पे अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी भाई जुडिशियल कहेंगे जिसके पास जुडिशियल अथॉरिटी होगी, ठीक है। हाँ अब देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है। हाँ धर्मेंद्र बोलो। जब वो सर उसके सामने मजिस्ट्रेट हो गया तो वो तो जुडिशियल में ही आ गया ना, काम करता है। नहीं, सबके सामने अगर मजिस्ट्रेट लग जाने से वो जुडिशियल नहीं हो जाता। नहीं सर, जब वो वर्क करता है
तभी एक्स्ट्रा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है ना। हाँ, तब वो जब वो जुडिशियल अथॉरिटी में काम करेगा तभी वो होगा। हाँ, तो काम करेगा तभी तो जुडिशियल, तब तो उसके साथ हो ही गया अथॉरिटी। हाँ, जैसे ही जुडिशियल अथॉरिटी में आएगा वैसे ही वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। वही बात तो मैं भी कह रहा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं कहीं डिनाई थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। रुक जाओ, हाँ हर्षिता पूछिए, आप बोलिए। सर आपने बोर्ड में जो लास्ट एंड की वो बोल दीजिए। ये वाली? नहीं, बीच वाली, मेड कन्फेशन के बाद पहले। ये लिखा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन लिखा हुआ है। सर उसके नीचे कन्फेशन में आपने 2 एरो बनाया ना, रेलेवेंट और रेलेवेंट के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट, सब लोग अभी शांत हो जाओ। मैं फिर से पहले समझा देता हूँ कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है, फिर पूछो आप लोग। राइट, हैंड डाउन करो मुस्कान। अभी आपको पास कोई अथॉरिटी नहीं है पूछने की, ठीक है? ध्यान से, पहले मैं बताने जा रहा हूं पर्सन इन अथॉरिटी, फिर उसके बाद ये वाला एग्जांपल फिर से लेंगे। बेटा, पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है, पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, देखो 2 टेस्ट होंगे इसमें पर्सन इन अथॉरिटी। इसके 2 टेस्ट हैं, 2 टेस्ट, ध्यान से सुनना। मैं पहले ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूं कि पर्सन इन अथॉरिटी को कैसे समझोगे। पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ये लॉ के द्वारा पावर है, लॉ के द्वारा क्या है, पावर है कि वो जो चार्ज लगा हुआ है अक्यूज्ड के ऊपर, उसके साथ उसको अल्टर कर सकता है, उसको घटा सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसमें कुछ जोड़ सकता है, कुछ कम कर सकता है। समझ रहे हो सब लोग? कोई भी ऐसा इंसान, और जिसके बारे में क्या कर रहा है, अक्यूज्ड को ऐसा बिलीफ है कि ये ऐसा कर सकता है। अक्यूज्ड को क्या है, बिलीफ है। समझ में आ रही है वाली बात कि पर्सन इन अथॉरिटी कैसे समझोगे लेमैन लैंग्वेज में, कि पर्सन इन अथॉरिटी इज एनी पर्सन हु हैज अथॉरिटी और पावर टू अल्टर मतलब चेंज करना, बदलना, मतलब उसके फेवर में, अक्यूज्ड के या तो फेवर में उसको चेंज कर सकता है या तो उसके डिसफेवर में चेंज कर सकता है। अगर किसी के पास ये पावर है तो उसे क्या कहेंगे, पर्सन इन अथॉरिटी कहेंगे। ये हो गया लेमैन लैंग्वेज में। अब इसके 2 टेस्ट हैं, कौन कौन से? तो फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर, अगर बेटा कोई अब होता है ना कि मान लो मुस्कान, तुम्हारे खिलाफ FIR फाइल हुआ कि तुमने अपने पड़ोसी की भैंस चुरा ली है, ठीक है मुस्कान? तुम्हारे खिलाफ FIR हुआ कि तुमने अपने पड़ोसी की भैंस चुरा ली। अब तुम जब वहाँ पे गई तो क्या कहते हैं, उस पुलिस वाले ने कहा, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था, उसने क्या कहा कि मुस्कान बेटा कन्फेशन कर दो और मैं क्या करूँगा, आपका ये चार्ज भैंस की जगह पर कह दूंगा कि इसने भैंस का बच्चा चुराया था। मतलब तुम्हारा चार्ज क्या कर दूंगा, लोअर कर दूंगा। मतलब तुमने बड़ी भैंस नहीं छोटी भैंस चुराई। जी एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल मैं लेमैन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। जी सर, जो आपने जो उससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था उमा वाला, तो सर उसमें उमा का जो मतलब स्टेटमेंट था वो इसलिए रेलेवेंट था क्योंकि सर मतलब उसको ऑथराइज नहीं किया गया था ना। उमा के पास ये पावर नहीं थी कि वो शिवांगी के ऊपर लगे चार्ज को बदल सके, घटा सके या बढ़ा सके या उसको कोई फेवर कर सके। जी, क्योंकि सर वो मतलब ना तो वो जुडिशियल कोई ऑफिसर थी, ना वो पार्टी से रिलेटेड थी, ना इसलिए जुडिशियल में आ गई सर। समझ में आ गया मुस्कान? वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थी। क्या थी? ऑर्डिनरी पर्सन। उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। अब फिर से ध्यान से सुनो, 2 टेस्ट कौन से? 2 टेस्ट है बेटा। एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, इसका क्या है, 2 टेस्ट।
इसको कैसे चेक करोगे, यानी पर्सन इन अथॉरिटी कैसे चेक करोगे? इसके दो टेस्ट है। कौन कौन सा? एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या आता है? सब्जेक्टिव टेस्ट में बेटा क्या देखोगे? सब्जेक्टिव टेस्ट में देखोगे कि सब कुछ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड है कि वो पर्सन जो इसको इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस दे रहा है, सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन इसमें होना चाहिए। कैसा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए? सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। और ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन किसका होना चाहिए? अक्यूज्ड का होना चाहिए। ध्यान से समझो लोग, सब लोग। अभी कोई पूछने उछने मत लगना, अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना सुनो, ठीक है? सब्जेक्टिव टेस्ट क्या है? सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। अब किस चीज से रिलेटेड इसका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन होना चाहिए? किस चीज से रिलेटेड? कि जो अपना अक्यूज्ड है वो क्या करे? बिलीव करे। क्या बिलीव करे? कि ये पर्सन के पास अथॉरिटी। जो अपना अक्यूज है बेटा, वो क्या बिलीव करे? कि ये अक्यूज के सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे है। मतलब अक्यूज को अंदर से लग रहा है कि इस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है, तो वो माना जाएगा कि वो पर्सन इन अथॉरिटी है। इज इट क्लियर? इन दिस टेस्ट, मतलब कि इन दिस सब्जेक्टिव टेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। We don't have to see whether that person has actual authority or not. If the accused deemed it a person in authority, whether she is or he is person in authority or not. मतलब कि सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर अक्यूज्ड को लगा डीम्ड कि पर्सन यक्स की जगह मुस्कान कर देता हूं, मुस्कान के पास क्या है? कोई अथॉरिटी है, तो क्या हो जाएगी? ये पर्सन इन अथॉरिटी हो जाएगी। ध्यान से सुनो सब लोग। मान लीजिए कल को चल के मुस्कान बनती हैं आईपीएस। क्या बनती हैं मुस्कान? तुमको मैंने क्या बना दिया अभी? सर आईपीएस बना दिया। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, जो तुम नहीं जानती वो वही होता है। चलो आईपीएस तुम बनी रहो, खाली जानो मत उसका क्या होता है, ठीक? अब क्या हुआ? एक अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड मतलब मैं, मान लो अक्यूज्ड हूं, और मैं क्या हूं? कहां पर हूं? मैं पुलिस स्टेशन पर हूं या मैं कहीं पर हूं, XYZ जगह पर हूं। मेरे ऊपर कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई भी चार्ज, कौन सा चार्ज लगवा दूं अपने ऊपर? थेफ्ट का मान लो चार्ज लगवा देता हूं। मेरे ऊपर मान लो थेफ्ट का चार्ज है, मैं एक्यूज्ड हूं, और मुस्कान क्या है? मुस्कान एक आईपीएस ऑफिसर है। अब मुस्कान का हस्बैंड आया और मुस्कान के हस्बैंड ने मुझसे कहा कि पांडे तुमने चोरी तो की है, तुम कन्फेशन कर दो। मुझको लगा यार ये तो आईपीएस का हस्बैंड है, इसके पास तो अथॉरिटी है, ये अपनी वाइफ से कह देगा तो वाइफ मानेगी कैसे नहीं? वो मेरा चार्ज घटाया बढ़ा सकती है। तो जो मैं एक्यूज हूँ, मेरे अंदर सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन आया, मैं अंदर से उछलने कूदने लगा कि अब तो ये मुझे छोड़ देगा। तो बेटा क्या हो गया? ये मुस्कान का हस्बैंड क्या हो गया? पर्सन इन अथॉरिटी हो गया। उसको किया गया मेरा कन्फेशन क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको?
रेलिवेंट होगा। अरे पगली, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो समझो। तुम इतिहास में ही रहती हो हमेशा। तुम अभी अभी पहले ये समझो, फिर उमा वाला मैंने बिगाड़ भी दिया। उमा वाला भी नहीं है, उमा वाला मैं फिर से समझाऊंगा अभी। ओके सर। समझ रही हो? ये बात अक्यूज को मुझे पता है। अक्यूज तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम रख दूं? मुस्कान बताओ। सर रख दीजिए कुछ भी, अब क्या ही है सर। नहीं बता दो, तुम बता दो आज, सबके सामने बता दो आज क्या रख दें। मान लो अक्यूज क्या है? कृपा शंकर पांडे है। और अक्यूज किसको पहचानता है? कृपा पहचानता है। किसको पहचानता है? मुस्कान को पहचानता है। और मुस्कान क्या है? एक आईपीएस है। समझना सब लोग, बहुत ध्यान से समझना। मुस्कान एक आईपीएस है और मुस्कान को मैं पहचानता हूं। मैं अक्यूज हूं, मैं चोर हूं। चोर नहीं हूं, चोरी का अक्यूज हूं। ठीक है? और क्या हुआ? मुस्कान के मैं हस्बैंड को भी पहचानता हूं। हस्बैंड दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? मुस्कान के मैं हस्बैंड को भी पहचानता हूं, मुस्कान को भी पहचानता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मुस्कान आईपीएस है। ठीक है? और मुस्कान मेरे ही जिले में पोस्टेड है। मुस्कान मेरे ही जिले में पोस्टेड है। ये भी मुझको मतलब ये सब बातें पता है। अब क्या हुआ? मुस्कान का हस्बैंड आता है, मतलब मुस्कान के हस्बैंड से मैं मिला। मुस्कान के हस्बैंड ने मुझसे कहा कि पांडे बेटा तुम कन्फेशन कर दो। अरे मैं तो मन ही मन खुश हो गया कि मैं तो यही ढूंढ रहा था कि कोई ऐसे पर्सन इन अथॉरिटी मिल जाए जिससे मैं कन्फेशन करके अपना कुछ कम करवा लूँ। कि मतलब अगर मैंने 10,000 रुपये चुराए थे तो मेरे ऊपर 1,000 रुपये चोरी का मतलब वो लगे एक्यूजेशन, और बाकी के लिए मैं मतलब जल्दी से छुटकारा पा जाऊँ। ये मेरे मन में गुलगुले उठ रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। समझ रहे हो सब लोग? ये वाला समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन क्या है? ये सिर्फ मुझको बिलीव हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि मुस्कान अपने हस्बैंड का कहना मानेंगी। ये मुझे बिलीव हो रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है कि मुस्कान अपने हस्बैंड का कहना मानेंगी। और मैंने क्या कर दिया? उनके हस्बैंड के कहने पर क्या कर दिया? कन्फेशन कर दिया कि हाँ मैंने चोरी की। तो ये कन्फेशन कैसा हो जाएगा शाश्वत? आप बताइए। शाश्वत सिंह जी आप बताइए। शाश्वत सिंह जी, मुझे लगता है फोन दूर रखे शाश्वत सिंह जी सो गए हैं। हाँ आर्यन बताओ आप। सर यहाँ पे रिलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। अरे तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? पहले ये बताओ। जाग रहे हैं सर, सुन रहे हैं पूरा। अबे जब तुम सुन रहे हो तो कहे नहीं समझ पा रहे हो कि जब पर्सन इन अथॉरिटी के सामने उसके द्वारा दिए गए इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस पे अगर कोई कन्फेशन किया जाएगा तो इररिलेवेंट होगा। तुम फिर रिलेवेंट कह रहे हो उसे। सर इररिलेवेंट और रिलेवेंट का कंफ्यूजन बहुत होती है सर। अरे उसी कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए तो इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ में आया? सर मतलब अगर हम कोई ऑथराइज्ड पर्सन के सामने अगर उसने हमें कन्फेशन, जैसे हमने कोर्ट में कोई ऑथराइज्ड पर्सन अगर उसके सामने कोई कन्फेशन करा है तो वो रेलिवेंट होगा। अगर उनसे अगर वो क्या कहे? क्या एक सेकंड, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। तो मैंने ये बोला कि आपने कहा कि अगर कोई पर्सन है उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन बोलता है कि हम आपका जो भी मतलब कन्फेशन कर दो और आपका जो मतलब सेक्शन है वो छोटे धारा लगवा देंगे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, और वो कोई बात थर्ड पर्सन से कह देता है जो मतलब ना तो कोर्ट में वर्क करता है ना ही उस पार्टी से रिलेटेड है, तो वो इररिलेवेंट होगा। और अगर वो पर्सन या तो कोर्ट में ऑथराइज है या वो किसी भी या तो मतलब ऑथराइज पर्सन से कहा तो वो रेलिवेंट होगा। सिंपल लैंग्वेज अगर समझे तो इसी को कहते हैं गुड़ गोबर कर देना, इसी को कहते हैं।
तो सर अभी आपने बोला कि जो कोई है नहीं, अगर उसके सामने करते तो वो इरेलीवेंट होगा। बेटा मैं इतनी देर से रामायण पढ़ा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि राम सीता का हरण करके भागा था क्या? यार ऐसे करोगी मुस्कान? चलो सांभवी कुछ कहना चाह रही हूँ, बोलो। हाँ सर, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी। चल कर दो। सब्जेक्ट, हाँ, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, अगर उस और हम लोगों को लगता है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है और उसके सामने अगर हम लोग कन्फेशन कर देते हैं तो वो माना जाएगा ऐसा माना जाएगा कि वो ऑथराइज्ड पर्सन के सामने कन्फेशन हुआ है। और अगर ऑथराइज्ड पर्सन के सामने कन्फेशन होता है इंड्यूसमेंट से और प्रॉमिस के थ्रू, तो वो चीज इररिलेवेंट हो जाती है। मतलब वो हम लोग की बिलीफ पे डिपेंड करता है कि वो चीज, अगर हम लोग किसी को मानते हैं कि ये सामने वाला ऑथराइज्ड पर्सन है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगी कन्फेशन। आई बात समझ मुस्कान? मैंने भी तो बोला था सर, मैंने भी तो वही बोला था सब सेम। तुमने ये सेम नहीं बोला था बाबू। कि सर अगर हम मानते हैं कि तुम एक सेकंड, तुम्हारी पूरी बात रिकॉर्ड हुई है, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम सुन लेना। मतलब सर यही ना कि अगर हमको लगता है पर वो एक्चुअल में नहीं है ना, तो वो इररिलेवेंट होगी। हाँ, और अगर सर जो ऑथराइज्ड पर्सन है एक्चुअल में है और हम उसके सामने कहते हैं कोर्ट में, तो वो सर इररिलेवेंट होगा ना, मतलब वो बात सर वो भी इररिलेवेंट होगा अगर वो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस के द्वारा किया गया है तो। मतलब हाँ, एक अगर डरा धमका के अगर एक तरीके से किया जाता है तो रेलिवेंट। अगर फ्री कंसेंट के साथ किया, मतलब फ्री कंसेंट के साथ होता है तो वो रेलिवेंट ना सर। लेकिन अभी हम इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस सेक्शन 24 और सेक्शन 22 बीएससी की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है? हाँ, तो हम समझ गए सर कि अब उस सेक्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि अगर इस सेक्शन में जैसे भी पूछा जाएगा वो इररिलेवेंट ही होगा सर। वो मतलब धमका के डरा के बेसिस पे पूछते हैं। मैंने नॉर्मली बताया था कि अगर वो ना जोड़ा जाए। अब तुम इतनी होशियार हो, इतना मैं तो कंटेम्पलेट भी नहीं किया था, इसलिए मैं उस चीज को गलत समझ गया, ठीक है? आपने मुझे पता नहीं कल से लेके आज तक क्या क्या नहीं बता दिया है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? तुम्हें आईपीएस बना दिया हूँ। अब देखो दूसरा टेस्ट है बेटा कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है कि पर्सन को एक्चुअल अथॉरिटी में होना चाहिए। पर्सन टू बी इन एक्चुअल अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। अगर वो पर्सन इन अथॉरिटी है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब अगर कोई पुलिस है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर कोई जज है तो है, नहीं है तो नहीं है। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है सबको? उसमें ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमको लग क्या रहा है। हमको लग रहा है कि भैया ये बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? ये ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें सबका आंसर सेम होता है। मतलब ये कि अगर उसका ऑप्शन ए सही है तो सबका ऑप्शन ए ही सही होगा। मतलब ये नहीं है। और जब हम मेंस लिखते हैं या हम एग्जाम देते हैं, सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबका आंसर सेम नहीं होता है। मैंने उसी कन्फेशन की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से लिखी, 700 जी ने कुछ अलग तरीके से लिखी, सांभवी ने कुछ अलग तरीके से लिखी। वो गया सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन हो गया कि हम क्या सोचते हैं हम वो लिखते हैं। समझ रहे हो सब लोग? और ऑब्जेक्टिव वाले में कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये बात सबको क्लियर है? हर्षिता जी आप बताइए। यस सर, क्लियर है। एकदम क्लियर है कि क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कैसे पहचानेंगे पर्सन इन अथॉरिटी को। नो सर। अब पर्सन इन अथॉरिटी का ये तो हो गया। अब ये जो दोनों लोग होंगे, इनके पास क्या होना चाहिए? इनके पास क्या होना चाहिए?
इनके पास द पावर टू influence the criminal proceeding. इनके पास यानी पर्सन इन अथॉरिटी कौन होगा? जिसके पास क्या हो? पावर टू इन्फ्लुएंस दी क्या? क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए? कैरीड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये बात समझ में आ रही सबको? धर्मेंद्र दुबे तो वो कैरी आउट है। हाँ, कैरीड आउट, CARRIED, कैरीड आउट। सोनाक्षी, आपको समझ आ रहा है? यस सर। और लोग 2-4 लोगों का हालचाल ही पूछ लेता हूँ। कौशिकी, कैसी हो भाई तुम? यस सर, ठीक हूँ। पढ़ाई में समझ में आ रहा है कि नेट खत्म हो गया? सर है और उसमें नहीं बोला था सर मैंने। अरे गुस्सा मत हो जाओ, आपको बढ़िया समझ में आ रहा है ना? यस सर, बहुत अच्छी। आइए, पर्सन इन अथॉरिटी समझ आ गया? यस सर, आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ऋचा, आपको समझ में आया? जी सर। शिवांगी, यस सर। समझ में आ गया? आज तुम जाग रही हो बहुत देर तक, तुम थकी नहीं हो क्या आज? नहीं सर, इधर भी इसमें कोर्ट नहीं जा रही। हाँ, फिर ठीक है। कोर्ट और जाओ भी मत, जज बन के जाना इकट्ठे। यस। हाँ, कल्पना, जी सर। समझ में आ रहा है सब? यस सर। धीरज, सेक्शन 24 इससे पहले ऐसे पढ़े थे? कभी नहीं पढ़े थे? नो सर, ऐसे नहीं पढ़ा था। तो आज समझ में आ गया? हाँ, ये सर, आप क्लियर हो गए। आज पता चला कि पर्सन इन अथॉरिटी कौन होता है? सर, जैसे आपने बाइफरकेट किया ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, सर ऐसे नहीं पढ़ा था कभी। तुमने वैसा पढ़ा था? नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़ा था। अच्छा, ऐसा नहीं पढ़ा था, फिर ठीक है। वही जो हम डिलीवर करें वो कहीं और डिलीवर नहीं हुआ होना चाहिए, नहीं तो बासी सामान डिलीवर थोड़ी करेंगे यार। एकदम ब्रांड न्यू सामान डिलीवर करेंगे। अरे सर, हर दिन हर लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है सर, आपको वाकई मजे आ रहे हैं पढ़ने में। बहुत बढ़िया, पैसा बढ़ रहा है तुम्हारा, अगर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा तो। ठीक धीरज, चलो बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो ऐसे और टेस्ट के लिए तैयारी करते रहो। हाँ सर, आज से स्टार्ट कर दिया हूँ क्वेश्चन वाइज लागू करना। हाँ। समझना। सुश्री सौम्यचरिता, आर यू देयर? ये बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम मेंस का आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो? जी सर, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से 15 अगस्त को तैयार होना चाहिए। और 15 अगस्त से वो थोड़ा पोस्टपोन कर दे कहो तो। कुछ लोगों का आया हुआ है मैसेज कि उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो कहो तो 16 या 17 या 18 अगस्त को कर दें। या एक काम करो, लड़कियां ज़्यादा हैं अपनी क्लास में, कहो हाँ तो रक्षाबंधन के बाद रखते हैं, जब ये लोग कमा के आ जाएं। रक्षाबंधन में कितने लोग कमाई करने जा रहे हो? सर, रक्षाबंधन के पहले हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा आराम से घर जा सकते हैं। नहीं, घर और जाओ आराम से, फिर हाँ बोलो। सर, पर ना बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। पक्का? यस सर। चलो फिर ठीक, 15 अगस्त। और क्या कहते हैं ये अच्छा हाँ, सही भी है, 15 अगस्त को निपट जाए, जिससे आप लोगों के कमाई में बाधा ना पड़े 19 तारीख को।
ये ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रही हैं? रोल कर, पोल करवा लीजिएगा सर। नहीं नहीं, पोल नहीं करवाएंगे। कौन पोल करवाए यार, आज़ादी का दिन है, उस दिन पोल थोड़ी करवाएंगे। हो गया टेस्ट। ठीक है। अब इसमें देखो, लेकिन सेक्शन, अब ये एक लाइन लिखो सब लोग, एक लाइन लिखो जरा कि अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा टेस्ट लगेगा? कौन सा टेस्ट लगेगा? सब्जेक्टिव टेस्ट लगेगा। सेक्शन 24 में कौन सा टेस्ट लगेगा? सब्जेक्टिव टेस्ट लगेगा। और सब्जेक्टिव टेस्ट समझ में आ गया है सबको? निहारिका निगम, सब बहुत क्लियर नहीं है मुझे। क्या क्या नहीं क्लियर है? सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्चुअली सर, मतलब आपने देखा होगा मैंने 1 घंटे लेट ज्वाइन करी है क्लास। अच्छा, मतलब लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो मैं पिछले 15 मिनट से इसे बता रहा हूँ। हाँ यस सर, इतना समझ में आया कि सब्जेक्टिव टेस्ट में ये रहता है कि द पर्सन डज नॉट हैव टू बी इन एक्चुअल अथॉरिटी बट द अक्यूज नीड्स टू बिलीव दैट द पर्सन इज इन अथॉरिटी। बस यही तो है, यही है सब्जेक्टिव टेस्ट, यही है। एंड सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होता है कि द पर्सन एक्चुअली नीड्स टू बी इन अथॉरिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही तो है। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया फिर? नहीं सर, फिर अक्सर मुझे एक्चुअली मैं लेट हुई तो मुझे लगा कि मैंने मिस कर दिया, इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं मिस कर दिया। तुम बिल्डिंग तुमने सही बनाई है, बस तुम्हारी फाउंडेशन थोड़ा कमजोर हो गई है। मतलब ये कि मतलब तुमने नींव नहीं डाली है, मतलब नींव पड़ गई थी उस पहले, अब तो ये तो बिल्डिंग बना रहा हूँ। हाँ जी सर, तो फिर इतना समझ में आ गया मुझे। हाँ, तुमको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, ठीक? यस सर, थैंक यू सर। और वो ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसमें लिंक भेजा है राजीव ने, ठीक है? वो ऐप इंस्टॉल कर लेना, कल से क्लास उस पे चलेगी, ठीक है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, सब लोग इंस्टॉल कर लेना। आप देखो ये वाला लिखिए कि अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा टेस्ट लगेगा? सब्जेक्टिव टेस्ट। और इसी में और लिख लो कि अंडर सेक्शन 22 ऑफ BSA, ये बात भी लिख लो। कौन सा टेस्ट? सब्जेक्टिव टेस्ट। इसका एग्जाम्पल लिखो पर्सन इन अथॉरिटी का। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऐसे अलग हेडिंग करके लिखना, मैं तो इसी में लिख दे रहा हूं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। दूसरा कौन हो सकता है? प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो सकता है। एटसेट्रा, ठीक है? बात समझ में आ रही सबको? धीरज, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर। तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? सर सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव मत लगा देना, ठीक है? यस सर। तो सेक्शन 24 खत्म हो गया। हाँ हर्षिता, आप हैंड रेज कर रही थी, बोलिए। नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है। सेक्शन 24 खत्म। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो सेक्शन 24 में। सबको समझ में आ गया? सेक्शन 24 सबको समझ में आ गया? हैंड रेज करो सब लोग, हैंड रेज करो। सब लोग हैंड रेज करो जितने लोगों को समझ में आया हो। हम देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। सिर्फ 24 लोगों को समझ में आया। और लोग कहाँ गए भैया? 25, 26, 27। और ये 3-4 लोग सो गए हैं क्या? चलो कोई 28। कोई बात नहीं, लोअर कर लो सब लोग। मैं खुद लोअर कर देता हूँ, आप लोग कहे मेहनत करोगे। ये कर दिया, सबका लोअर कर दिया।
जल्दी जल्दी जो लोग इंडियन एविडेंस एक्ट रखे हो वो सेक्शन 28 खोलो, सेक्शन 28। कौन सा सेक्शन खोलोगे सब लोग? सेक्शन 28। ऋचा सेक्शन 28 पढ़ो। ऋचा आर यू देयर? Confession made after removal of yes. हाँ पढ़ो पढ़ो। Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant. ध्यान से सुनो सब लोग। मतलब ये कि ये जो पर्सन इन अथॉरिटी था, इसने जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किया था उसको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाए। मतलब कि कोई जज आया, उस जज ने क्या कहा? उसने उसको खूब पैसिफाई किया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, इनके पास की बात नहीं है, ऐसा वैसे उसको समझाया। उसके दिमाग से निकल गया कि ये सच में चूतिया है, बेवकूफ़ है, ठीक है। और फिर उसने क्या किया? फिर उसने कन्फेशन किया कि नहीं जज साहब आप बहुत अच्छे हो, मैं इसलिए आपके सामने क्या कर रहा हूँ? कन्फेशन कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा वो कन्फेशन? जो यहाँ पे बेटा इररिलेवेंट हो गया था वो रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 28 में सिर्फ इतनी बात है कि अगर वो इंड्यूसमेंट, वो थ्रेट, वो प्रॉमिस, उस चीज को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? कन्फेशन। निहारिका क्या हो जाएगा वो कन्फेशन? निहारिका निकम बोलो क्या हो जाएगा कन्फेशन? रेलेवेंट हो जाएगा। रेलेवेंट हो जाएगा। और क्या क्या रिमूव करना है हमें? सर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस भी, और प्रॉमिस। यस हाँ। इसका क्या रिमूव करना है? उसका इन्फ्लुएंस रिमूव करना है। यस सर। मतलब जो एक्यूज के दिमाग में अभी तक कोई इन्फ्लुएंस था कि ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोई मेरी मदद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा वो? उसका जो ये इन्फ्लुएंस है, जो उसका बिलीफ है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा वो? रेलिवेंट, और ना रिमूव किया जाए तो इररेलेवेंट। ना रिमूव किया जाएगा तो सेक्शन 24 में इररिलेवेंट हो जाएगा, और अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो सेक्शन 28 में रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। थम्स अप करो सब लोग अगर समझ में आ गई हो तो। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो ये थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस किया गया हो, वो जो अक्यूज है उसके मन में कैसा आना चाहिए कि जो ये टेम्पोरल नेचर का गेन होना चाहिए। टेम्पोरल नेचर का गेन मतलब बाबू क्या होता है कि जो भौतिक सुख है, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं, मैं कहूं, ध्यान से सुनो, ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हो वो किसके रेस्पेक्ट में हो? चार्ज के रेस्पेक्ट में हो। चार्ज में कि क्या हो? क्रिमिनल प्रोसीडिंग का क्या हो? इन्फ्लुएंस करने का पावर हो किसके पास? पर्सन इन अथॉरिटी के पास हो। और जो अक्यूज्ड हो उसके दिमाग में क्या हो? ये बिलीफ हो कि उसको कैसा गेन होगा? टेम्पोरल नेचर का होगा। टेम्पोरल मतलब होता है सांसारिक, वर्ल्डली। मतलब जो वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस जो दी गई है उसके द्वारा जो अक्यूज है उसके दिमाग में क्या बिलीफ आया कि उसको टेम्पोरल नेचर का क्या होगा? टेम्पोरल नेचर का एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? टेम्पोरल नेचर का। मतलब सर थोड़े समय के लिए ना, मतलब सर थोड़े समय के नहीं बाबू। जैसे मान लो उसने प्रॉमिस किया मैं 10 लाख रुपए दूंगा। रुपए देना क्या हो गया? टेम्पोरल नेचर हो गया। टेम्पोरल मतलब वर्ल्डली अफेयर हो गया। लेकिन अगर उस पर्सन इन अथॉरिटी ने कहा, क्या कहा? या मान लो कि मैं मान लो कृपा शंकर पांडे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मुस्कान तुम क्या कर दो? कन्फेशन कर दो, और तुम क्या हो जाओगी? स्वर्ग चली जाओगी। तुम मरने के बाद कहाँ चली जाओगी? स्वर्ग चली जाओगी। तो बेटा ये क्या है? ये वर्ल्डली है कि नहीं है? नहीं है।
ये संसार की बात नहीं है, इस संसार की बात नहीं है कि वो हेवन जाओगे कि हेल जाओगे, कि है मुस्कान? जी नहीं है। ये दूसरे वर्ल्ड, अदर वर्ल्डली अफेयर है। हाँ हाँ सर समझ गया। अब समझ में आया टेम्पोरल क्या होता है? मतलब जैसे पैसा की बात हो, रुपए की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, किसी ऐसी चीज की बात हो तो वो टेम्पोरल नेचर हो जाएगा। हाँ सर, उस समय हमें ऐसा लगेगा कि हम बच जाएंगे अगर इनकी बात मान लेते हैं तो। अगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उसको क्या हो, थोड़े समय के लिए होगा ना सर? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तुम बहुत सही कह रही हो। वही थोड़े समय के लिए, मतलब इसी संसार में खत्म हो जाएगा सब कुछ। जी जी जी। लेकिन अगर मान लो कि उसको जो एक इंड्यूसमेंट थ्रेट है, प्रॉमिस दिया जा रहा है, मान लो मैंने तुम्हें डराया कि बेटा अगर कन्फेशन नहीं करोगी तो तुम्हें पाप पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये टेम्पोरल नेचर का है कि नहीं है? नहीं है। ये इसको नहीं माना जाएगा कि इंड्यूसमेंट है या थ्रेट है या प्रॉमिस है। जी सर, जी सर। क्योंकि पाप पड़ना कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि है। नहीं है सर। अब समझ में आ रही बात सबको? थम्स अप करो सब लोग। जितने लोगों को समझ में आया थम्स अप कर दें। और जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कर दे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कि लीगल नैरेटिव हमारा चलता रहा। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं? कितने लोग चाहते हो बताओ? हैंड रेज करो, ऐसे नहीं पता चलेगा। चलो, और मैं करोड़पति बनने के रास्ते में चलते इतना बड़ा वो हो गया, क्या हो गया, क्या कहते हैं उसको, स्कैम। अरे नहीं जी, स्कैम तो हम कभी नहीं करेंगे, हम अपने बाप को वादा कर चुके हैं। अरे वाह सर। वो बन गए, क्या बन गए हम, स्पीकर बन गए, या मान लो ऐसा करके क्या कहते हैं, अरे जो होते हैं ना ज्ञान देते हैं बाबा लोग, क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं मोटिवेशनल, हाँ प्रवचन देने वाला मैं बाबा बन गया, मैं प्रवचन देने वाला बाबा बन गया, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर। क्या? स्पिरिचुअल लीडर। चलो हाँ, स्पिरिचुअल लीडर बन गया। और मैंने अपना एक आश्रम खोला, उस आश्रम का क्या नाम रखा मैंने? लीगल नैरेटिव। ठीक है। सपोज अगर ऐसा नाम वाकई में हो तो कितना फनी लगेगा ना सर। आश्रम का नाम लीगल नैरेटिव। क्या आश्रम का नाम लीगल नैरेटिव ही रखेंगे भाई? ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो सब लोग। अब उसमें मैं बाबा बना बैठा हुआ हूँ और मेरे पास खूब करोड़ों रुपए हैं, ठीक है। अब क्या, क्या बाबा लीगल नैरेटिव वाले? हाँ लीगल नैरेटिव वाले बाबा की जय, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ, आप लोगों में से कोई आया, क्या किया, कोई बहुत बड़ा अपराध करके आया। मान लीजिए मुस्कान को पकड़ता हूँ। मुस्कान ने, मान लो मुस्कान चीफ सेक्रेटरी है अभी भारत की, और इन्होंने 5000 करोड़ रुपए का स्कैम कर लिया। कितने करोड़ रुपए का स्कैम किया मुस्कान ने? 5000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। अब इनके दिल में आ रहा है कि इनको बहुत बेचैनी हो रही है, रात को सोने जाती हैं तो इनको नींद नहीं आती है। तो इनको क्या हुआ, गुरुजी याद आए। कौन से? लीगल नैरेटिव वाले बाबा गुरुजी याद आए। अरे पहुंच गई आश्रम में पहुंची तो लीगल नैरेटिव बाबा ने क्या बताया इनको कि बेटा कन्फेशन कर दो, आपको नहीं आप, हाँ आपको आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुस्कान को लीगल नैरेटिव बाबा ने क्या बताया कि बेटा कन्फेशन कर दो, आपकी आत्मा को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। अब इसके ऊपर इस लीगल नैरेटिव बाबा ने क्या जोड़ा
कि बेटा तुम जानती नहीं हो, मुझे भगवान की शक्ति प्राप्त है, मैं क्या हूं, मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। और बेटा अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें आत्म कभी शांति नहीं मिलेगी। अब इलीगल रिलेटिव बाबा इतना कह करके आंख बंद कर लिए, मतलब फिर अपने वो ध्यान मग्न हो गए, अपना पैसा जोड़ने लगे आंख बंद करके कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा कहाँ आ रहा है। समझ रहे हो सब लोग? तो क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या कर लिया, कन्फेशन कर दिया, कन्फेशन इन्होंने कर दिया। तो बेटा ये बताओ कि इसमें इंड्यूसमेंट तो है ना, इंड्यूसमेंट तो है ना, इनको किस चीज की इंड्यूसमेंट दी जा रही, शांति मिलेगी कि इंड्यूसमेंट दी जा रही है। लेकिन ये कैसा है, क्या ये टेम्पोरल नेचर का है? नहीं है। ये क्या है, इनको शांति मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शांति क्या होती है पता ही नहीं किसी को। समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो? ये अगर थोड़ा कठिन हो रहा हो तो ऐसे कर लो कि तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी, हेवन जाएगी। ये किसने बोला? लीगल नैरेटिव बाबा ने बोला। अब क्या किया, ये जल्दी जल्दी उठी और गई, कहा कि हाँ मैंने ही किया था 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम। और इसकी आत्मा को हेवन जाने के बजाय इनकी आत्मा कहाँ चली गई, जेल चली गई। ठीक है, तो इनको क्या कुछ नहीं मिला, टेम्पोरल नेचर का गेन कुछ नहीं हुआ। अब ये मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं पता। तो बेटा जो सेक्शन 24 में इंड्यूसमेंट थ्रेट ऑफ प्रॉमिस का बिलीफ होना चाहिए एक्यूज के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, टेम्पोरल नेचर का बिलीफ होना चाहिए। अगर वो टेम्पोरल नेचर का बिलीफ नहीं है तो वो क्या होगा, इररिलेवेंट, क्या होगा, वो उसका कोई महत्व तो नहीं होगा। और उनके इनके द्वारा किया गया कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगा, इनके द्वारा किया गया कन्फेशन क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ सांभवी? यस सर। बिल्कुल क्लियर समझ में आया है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आया है? अच्छे से समझ में आया सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर आप चिल्लाएंगे सर? अच्छा है, पूछ लो, नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं चिल्लाऊंगा, बोलो। इसके पीछे का मोटो क्या होता होगा कि ये ऐसा करने के लिए क्यों कर रहा है? पैसा वैसा ही लेते होंगे ना सर? क्या जैसे उन्होंने इन बाबा, जैसे आपने एज अ बाबा बोला कि कन्फेशन कर लो, तो उस चीज से आपको क्या लाभ हो रहा है? बेटा देखो, उस चीज पे मुझे ये लाभ हो रहा है कि और लोग देखे कि देखो मुस्कान इतनी बड़ी, मतलब इतना पैसे वाली, ये आकर के बाबा कहना मान गई, तो और भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर के मेरे पे पैसा वैसा चढ़ाएंगे, मुझे ये फायदा होगा कि अगर मुस्कान इनका एक सेकंड, अगर मुस्कान इनका कहना मानती है तो मैं भी कहना मानूंगा। मतलब जैसे अगर बाबा बागेश्वर धाम के पास में अगर अंबानी चला जाए तो सब लोग जाने लगते हैं जी कि अंबानी को भैया बहुत फायदा हुआ है, इसका मतलब सबको बहुत फायदा होगा। समझ रही हो? इससे पहले आईपीएस वाला आपने एग्जांपल दिया था, उसमें उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं था, फिर उसने उसके कहने पे क्यों कन्फेशन दिया, उसका क्या मोटिव था फिर सर? बेटा उसको जो अक्यूज था उसके दिमाग में आया कि बेटा जो तुम्हारा हस्बैंड है मुस्कान, उसकी तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ तो, मतलब हस्बैंड से कुछ ना कुछ तो माना जाता है ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ तो प्यार होगा ही ना, मतलब एक दूसरे कहना तो मानते ही होंगे ना। बट सर डायरेक्ट वो कहाँ आया ना, वो अरे बाबू सब्जेक्टिव टेस्ट में मैंने अभी तक क्या समझाया था तुम्हें? वो सर समझ में आया, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी वो पर्सन का आएगा हस्बैंड, मतलब सर उसने कुछ तो सर उनका मोटो होगा ना। आप एक काम करना कि सुनो सांभवी का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? नहीं है सर। तो ग्रुप में सांभवी ने मैसेज किया होगा, या तो अभी आज करेंगी, तो क्या करना तुम उनको कॉल कर लेना उस नंबर पे। और तुम्हें कौन समझाएगा? अब सांभवी समझाएंगी, ठीक है? नहीं सर, मैं नहीं करूँगी सर। तुम नहीं करोगी तो तुम्हें कौन कॉल कर लेगा? सांभवी खुद कर लेगी, तुम्हें समझा के मानेगी सांभवी, ठीक है? सांभवी समझा दोगी ना इनको?
होता होगा उसका पति। नहीं नहीं, अब हम बताएंगे नहीं, सांभवी बताएगी तुम्हें। मैंने तो उसको पागल थोड़ी ना कि एकदम से उसके पति के पास दौड़ के चला जाएगा, भाई हम करना चाहते हैं, लो हम सुन लो आके, ये तो नहीं होगा ना सर। किसको लालच होगी? क्यों इसको लालच होगी कि हस्बैंड को लालच होगी? किसकी बात कर रही हो? हस्बैंड को लालच होगी सर, तभी तो वो बोलेगा ना कि आओ हमारे पास कन्फेशन कर दो जाके, ये चीज है। वरना आके उसको सपने थोड़ी खाएंगे सर कि हम उनके पास चले जाते हैं। अरे नहीं, कहीं पर वो मान लो, हाँ क्यों इसको लालच ये होगी कि मेरी जो वाइफ है उसका केस क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, ओके। ये क्या कोई छोटी लालच है क्या? अगर किसी की वाइफ 24 घंटे बिजी रहती है किसी केस के पीछे, तो हस्बैंड तो यही चाहेगा ना कि मेरे लिए भी 2 मिनट टाइम निकाले। तो क्या करेगा वो? क्या उस केस को सॉल्व करने में दिमाग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और जैसे ही वो दिमाग लगाएगा वैसे वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्यूज है। एक्यूज के दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर इनको कन्फेशन करूंगा तो इसका मतलब मुस्कान को कन्फेशन कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ गया सर। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। बट सर फिर भी होता तो होगा सर, थोड़ा बहुत लालच होगा। अब बेटा इससे बड़ी लालच क्या हो सकती है? यही होता है सर, क्या? लोग पैसा ही बोलते हैं कि अच्छा खासा पैसा ले लो और ये चीजें कह दो। बेटा सिर्फ पैसा ही, सिर्फ जिंदगी में सिर्फ पैसा ही लालच नहीं होता है, अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रहना भी एक लालच होता है। वो तो सर अलग चीज है, जैसे वो आपने बाबा वाला एग्जांपल दिया तो उसको अपना फेम का लालच था, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अच्छा ठीक है, कुछ तो है, ठीक है, जो होगा वो बाद में पता किया जाएगा। जब मैं बाबा बनूंगा तब आना पूछना, तब बताऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ। सर तो आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय। स्वीकृति और संस्वीकृति मतलब क्या होता है सर? क्या? स्वीकृति और संस्वीकृति। स्वीकृति एंड संस्कृति, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कन्फेशन को संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फेशन को ही बोलते हैं संस्वीकृति। क्या बोलते हैं? संस्वीकृति। संस्वीकृति, ठीक है। और स्वीकृति बोलते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया है। स्वीकृति मतलब एडमिशन। जी सर जी। और एडमिशन और कन्फेशन में तो मैं डिफरेंस अभी स्टार्ट किया ही बताया हूँ। नहीं, मुझे सर मैं देखा लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, बुक भी पढ़ा था, भी सोचा लेकिन समझ में नहीं। मैंने बताया तब भी नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं, एकदम रिलेट करके समझ नहीं आया कि दोनों में अंतर कैसे कैसे करें। देखो फिर से देखो, बताता हूँ, फिर से देखो। कन्फेशन और एडमिशन, संस्वीकृति जो भी है वो कह रहे हो, उसका मतलब कन्फेशन, और स्वीकृति मतलब एडमिशन, दोनों में डिफरेंस समझो। दुबे, बहुत ध्यान से। जब हम एडमिशन को यानी स्वीकृति को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें पहली लाइन बोला था एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। बोला था कि नहीं बोला था? दुबे माइक ऑन करो। दुबे जी सर। अरे माइक ऑन किए रहो हमेशा। तो एडमिशन क्या बोला था मैंने? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन। अब ये कथन कैसा हो सकता है? ओरल हो सकता है, मतलब मौखिक हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी एडमिशन का बताते समय? अरे दुबे बोलो यार। हाँ ठीक है। अब देखो, इसका मतलब एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है। और कन्फेशन क्या है? कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है। कन्फेशन में भी एक स्वीकृति होती है, एक एडमिशन होता है, लेकिन वो एडमिशन किस तरह का एडमिशन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गिल्ट का एडमिशन होना चाहिए, अपराध का एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय ऑफेंडर और अक्यूज्ड।
बेटा ये जो स्वीकृति है, जो स्वीकृति है, स्वीकृति किस किस चीज में हो सकती है? सिविल केसेस में भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि तुम गिल्ट का ही करो, और क्रिमिनल केसेस में हो सकती है। क्रिमिनल केसेस में अगर एडमिशन कौन करता है? अक्यूज्ड करता है या ऑफेंडर करता है, तो उसे ही कन्फेशन कहते हैं। दुबे अभी समझ आ रहा है? यस सर, यहीं पे कंफ्यूज हो गए थे। उसमें लिखा था, कहीं पढ़े थे, उसमें लिखा था स्वीकृति जो है वो सीआरपीसी में होता है, और सर स्वीकृति जो है वो एविडेंस सीआरपीसी में होता है, और स्वीकृति जो होता है सी में होता है। ये में कंफ्यूजन हो गया, तो बस यहाँ आप कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ एकदम एकदम। क्योंकि कन्फेशन बेटा सिर्फ क्रिमिनल केसेस में हो सकता है। वही वो कह रहा था कि वो उसमें केवल होता है। और कौन करेगा कन्फेशन? जब एडमिशन किसके द्वारा किया जाए? या तो ऑफेंडर के द्वारा किया जाए या तो अक्यूज के द्वारा, मतलब जिसने ऑफेंस किया है या जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, उनके द्वारा जब कन्फेशन किया जाए, एडमिशन किया जाएगा, तो उसे कन्फेशन कहेंगे। और वो एडमिशन किस चीज का होना चाहिए? गिल्ट का होना चाहिए, गिल्ट का। और ये एडमिशन कैसे होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? यस सर। मतलब ये नहीं कैसे घुमा फिरा कैसे गोल मटोल बताए, नहीं, वो डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट होना चाहिए। और जब डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट होगी तो उसे हम कन्फेशन कहेंगे। समझ रहे हो? और कन्फेशन भी क्या है? कन्फेशन भी एक तरह का एडमिशन है, जो कि सिर्फ क्रिमिनल केसेस में किया जाता है। तो हम अगर वेन डायग्राम से बनाए तो ऐसे बनेगा ये, कन्फेशन यहाँ पे होगा, एडमिशन यहाँ पे होगा, और स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। मतलब कि सभी कन्फेशन एडमिशन है और सभी एडमिशन स्टेटमेंट है, लेकिन सभी स्टेटमेंट एडमिशन नहीं है और सभी स्टेटमेंट कन्फेशन भी नहीं है, और सभी एडमिशन भी कन्फेशन नहीं है। ये बना लो अगर ना बनाए हो तो। आगे का समझ दूंगे क्या? यस सर, पूरा हो गया। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है? ऋचा पूछो। सर मैं ये बोल रही थी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 22 है, हाँ, उसमें एक न्यू टर्म ऐड किया गया है, कोर्सन। कोर्सन, ठीक। कंफर्म करेंगे? क्या कोर्सन? कोर्सन मतलब समझती हो क्या होता है? हाँ, एक तरह से किसी चीज के लाभ के लिए प्रेशराइज करना बाय यूज ऑफ फोर्स। हाँ, बाय यूज ऑफ फोर्स, यस। बाय यूज ऑफ फोर्स, तो उसे हम कोर्सन कहते हैं। और जहाँ पे फोर्स ना यूज किया जाए उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। यस सर, आई गॉट इट। समझ में आ गई बात? बस कंफर्म करा रही थी कि आपने मेंशन नहीं किया, तो मेरे बेयर एक्ट में गलत लिखा है। नहीं, वो सही लिखा है। मुझे ध्यान नहीं, एक्चुअली मैं कुछ किताब लेकर के तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो दिमाग में उतर जाता है कई बार ना। और सर आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है ना 52 पेजेस का, उसमें भी कहीं मेंशन नहीं था। ये 3 चीजें ही मेंशन थी, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट। हाँ, तो फिर मेंशन नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे तुम पेंसिल लिख लेना फिर, और क्या। बट वो क्वेश्चन है। थैंक यू सर। हाँ सांभवी बोलो, हैंड रेज कर रखा है, बोलो बाबू। नहीं, अच्छा पहले का होगा सर। अच्छा, और सांभवी तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारा कट ऑफ में हो जाएगा। ये अभी पहली कट ऑफ आई है। हाँ सर, पोस्ट किए थे। हाँ, वो जो फाइनल कट ऑफ, मैंने उसमें फाइनल कट ऑफ बोली है। फाइनल कट ऑफ देखना, जितना हमने बताया है बहुत नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है, बस फेलियर वाली फीलिंग आ रही है। क्या हो रहा है? वो फेलियर वाली फीलिंग आ रही है। फेलियर वाली फीलिंग क्यों आ रही बाबू? ये तो होता रहता है, ये जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का वो लोड नहीं लेते, ठीक है? हाँ मुस्कान बोलो। कैंपस मिल जाए तो कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए सर? जनरल वाले अगर इनकम्प्लीट सुनवा ले तो जनरल वालों को 200 नंबर चाहिए 300 में से। 300 में से 200 लाना ही लाना है अगर कैंपस चाहिए। हाँ, जब तक तुम एग्जाम दोगी तब की बात कर रहा हूँ। 2 साल बाद सर। हाँ, 2 साल बाद।
ठीक है सर, आप ही भरोसा है भैया कि आप। हाँ, और अभी 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 वालों को जनरल कैटेगरी में सिर्फ 160 नंबर चाहिए खाली जनरल को, और EWS को 155 या 154। अच्छा सर, अगर EWS बनवा लेते हैं तो फिर उतना ही जितना आप बता रहे हैं अभी। हाँ, और मुस्कान तुम EWS मत बनवाना, गुप्ता लोग को OBC में भी रखा जाता है कई कई जगह पर, तो तुम OBC का सर्टिफिकेट बनवा लेना। अच्छा सर, ऐसा होता है, ठीक है सर, बनवा हाँ, लेंगे। ऐसा होता है, तुम पता कर लेना। तो अगर OBC का बने तो OBC बनवाना, उसका और कम जाता है। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, जब फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाओ अच्छे से। क्या कह रहे हो? लेकिन सेंटर वाला बनवाना, हाँ, वही स्टेट मतलब वाला नहीं। किसी का भी बनवा लो, सब काम कर जाता है। मतलब सेंटर बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। कर दिया इस बार। क्या? इस बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मैंने 2 लड़कियों पर तो दोनों का रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो वही सेंटर वाला बनवाना फिर, और क्या। किसी को और कुछ पूछना है? हाँ नहीं, अभी फिर उसका एफिडेविट लगा सकती है। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो जाओ यार, भूख लगी है, मुझे खाना बनाना है अभी। थैंक यू। निहारिका, कुछ पूछना है आपको? सर एक्चुअली मेरा 136 नंबर है सर LLM में। हाँ तो सर CMP या ADC मिलने का कोई चांस है क्या? बाबू, आपको कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है? सर नहीं सर, सिर्फ जनरल कैटेगरी। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। CMP ADC में भी सर? हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का इतना नीचे नहीं जाएगा। मतलब CMP ADC का भी 140-140 पर ही आकर के रुक जाएगा। अच्छा सर। हाँ 3-4 नंबर और बिल्कुल भी नहीं? हाँ, 3-4 नंबर भी नहीं बिल्कुल? तुमने रज्जू भैया का फॉर्म नहीं डाला था क्या? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। कौन सा उसमें हाँ, ठीक है। हाँ यस हाँ, ओके सर। बहुत परेशान मन होना इसी LLM के चक्कर में। नहीं सर, बस पूरा टारगेट तो मेरा सिर्फ वही जुडिशरी है, तो हाँ, फिर वही वही पूरा उसी पर पूरा फोकस करो, और आंसर राइटिंग के लिए तैयार रहो। IPC वाला भी लिखना, भले ही तुमने उसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। नहीं सर लिखूंगी। सर मेरा भी रिजल्ट आ गया था सर, मेरा भी 87.68% आया। 87%? यस सर, 87.68 सर। अरे वाह, बधाई हो फिर तो यार। मतलब गोल्ड मेडल कितने परसेंट पे मिला है? सर 92। 92%? बहुत। यस सर। अच्छा, मेरे कॉलेज में लड़की है, उसका 92 है। मेरे से ऊपर एक लड़की है, उसका 88.06% है। अच्छा, और मेरा 87.68% तुम है। तीसरे नंबर पर हो? सर यस सर, 3rd रैंक पर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। पार्टी कब दे रही हो ये बताओ? थैंक यू सर। सर कभी भी सर, जब आप बोलेंगे। अब बोलना क्या है, ये तो तुम्हारा शहर है, जहाँ भी बताओ हम लोग पार्टी देने के लिए आ जाएंगे। अरे सर, आप जब भी बोलेंगे मैं मिल लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। अरे हम 24 घंटा भूखे रहते, खाना नहीं बनाना पड़ेगा यार उस दिन। अरे सर मैं बना के ले आऊंगी, ऐसा है तो। अभी जा रहा हूँ खाना बनाने, अभी क्लास खत्म करने के बाद। भूख बहुत तेज लग रही है। मैंने सुना। हाँ जी सर। जी तो सर, अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, चलो फिर गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू। और वो डाउनलोड कर लेना।